फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट एडिटोरियल जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि देखो 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ बनने जा रहे हैं, समझे ना। और इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी भी दिया है। तो इससे पहले भी जानते हुए 6-7 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है हमारे कंट्री में, और एक जो मतलब सेंटर्स हैं कॉरिडोर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जो बना था। तो यहाँ पर भी ये बात है कि 8 तो पहले से ही हमारे पास, और ये एडिशनल 12 बनने जा रहा है। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा सर्विस बेटर हो जाएगा, हमारा गुड्स बेटर हो जाएगा। स्पेशली जब हमारा गुड्स बेटर हो जाएगा तो हमारा बाहर बिकेगा। और हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा एस्पिरेशन है कि आने वाले समय में 2030 तक 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करना है। अभी कितना करते हैं हम लोग? वही 780 तक करते हैं, गुड्स और सर्विस दोनों को जोड़ के। तो एम बहुत बड़ा है हमारा, और देखेंगे इसमें बहुत सारा चीज़ सब स्टेट से भी कुछ उम्मीद किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए। दूसरा देखो, अच्छा इनकम इनइक्वालिटीज़ तो लगातार बढ़ते चला जा रहा है स्टूडेंट्स। अभी जो रिपोर्ट आया ये भी रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाला है। और इसमें कंपैरिजन किया जाए कि जो ब्रिटिश एरा में जो इनकम इनइक्वालिटीज़ था उससे भी ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में है। तो ये तो सीरियस कंसर्न है। एंड लास्ट वन देखो, सूडान में क्या स्थिति है। सूडान का स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। वहाँ पे सिविल वार अलग ही है ना, मिलिट्री कूप अलग ही, फेमिन अलग ही, सब लोग का ध्यान है गाजा में, क्योंकि वहाँ पे जानते हो कि इजराइल ने अटैक किया है। मैं यदि सूडान का देखा जाए तो सूडान तो पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से गुजर रहा है सूडान। तो सूडान का थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे हम लोग, तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे वहाँ पे क्यों इतना स्थिति खराब है इसका। चलो, तो 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ विद प्लग एंड प्ले मॉडल एंड वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट्स, GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो अच्छा स्टूडेंट, इसको समझने से पहले पहले कॉन्सेप्ट समझते, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। तुम लोग जानते हो कि कंट्री को आगे बढ़ना है तो हाई एंड गुड्स में हमें ध्यान देना होगा। सही बात है ना। हमें ऐसा चीज़ ज़रूर बना के बेचना होगा जिसका वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा हो। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस बार रेड फोर्ट से, लाल किला से ये कहा कि भारत को प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी बनने की ज़रूरत है। और उसके बाद हम लोग कर्व भी देखे थे कि डिज़ाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस तरह का चीज़ में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए। सही बात है ना ये। बट उसके लिए आपके पास बेस्ट इंडस्ट्रियल नोड भी तो होना चाहिए, पास स्मार्ट सिटीज़ भी तो होना चाहिए जो कि इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ हो। अब देखो, अभी तक जो एक्सपोर्ट के लिए जो भारत में इकोसिस्टम बनाया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जानते हो ना तुम लोग, कि ऐसा जोन है जहाँ पे उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है जितना रिस्ट्रिक्शन नॉर्मल लैंड में मिलता है। उसमें उतना ज़्यादा कार्रवाई नहीं होता है जितना तुम्हारा उधर कार्रवाई होता है नॉर्मल लैंड में, ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सके, कम्पिटिटिवनेस आ सके एक्सपोर्ट में। वहाँ से लोग क्या करें, आए, लोग इन्वेस्ट करें और उसको राहत मिलेगा। ज़मीन लेना भी है तो उसको राहत मिलेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बोल रहा हूँ, जो पर्पस क्या था कि यहाँ पे बेटर इंडस्ट्री बनाना और जो भी सामान वहाँ से प्रोडक्शन होगा उसको बाहर बेचना। दैट वाज द पर्पस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है विद्यार्थी लोग, कि बहुत सारा जो लैंड है वो वैकेंट है। और दूसरी बात है कि अधिकतर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो लोग आ रहे हैं लैंड लेने के लिए, वो सब क्या है, IT सेक्टर का है, सर्विस सेक्टर का है। तो सरकार का इंटेंशन तो ये बिल्कुल भी नहीं था। सरकार का इंटेंशन था कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए SEZ का कॉन्सेप्ट दे। क्यों? क्योंकि IT तो ऐसा चीज़ है वो कहीं से भी फ्लरिश कर सकता है, कोई भी रिमोट एरिया से फ्लरिश कर सकता है। उसके लिए क्या है, एक घर के अंदर भी बैठ के आप IT प्रोडक्ट बना सकते हो। मगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो सरकार का जिम्मेदारी था कि सरकार एक स्पेशल जोन बना के दे। मैं ये भी कह सकता हूँ एक तरह से फेलियर रहा है। तो उसके बाद सरकार ने पिछले साल देश बिल पास किया था, याद होना चाहिए तुम लोग को, देश बिल पास किया था, वो एक्ट नहीं बन पाया। SEZ, अच्छा, बाबा कल्याणी का बनाया गया था, बाबा कल्याणी कमेटी बनाया गया था 4-5 साल पहले। तो बाबा कल्याणी कमेटी को यही बोला गया था कि देखिए कि अभी तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो वो अपना रिकमेंडेशन लेके आए कि ये प्रॉब्लम है, देखिए सर्विस वाला ज़्यादा कर रहा है, जो लैंड ग्रैब कर लिया गया, जो लैंड ले लिया गया था, और जो लैंड लिया जाएगा तो वो सस्ते दाम पे ही लिया जाएगा। किसान लोग से सस्ते दाम पे ले लिया लैंड। अब बाद में पता चला कि कोई लोग आया नहीं, फिर उसको बाद में महंगा करके बेच दिया गया।
तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हुआ, मगर ये भी तो ठीक नहीं है कि लैंड जो आप सस्ता में लिए, इसलिए लैंड सस्ता में लिए थे ताकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके, लोग आया नहीं मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए लेने के लिए, और फिर लैंड को आपने बेच दिया महंगा दाम में, तो वो भी तो गलत चीज़ है। तो बाबा कल्याणी रिपोर्ट में बहुत कुछ ऐसे रिकमेंडेशन आया है, बहुत सारा ऐसा सुझाव आया है, बहुत सारा त्रुटि जो था वो भी आया। तो उसके फलस्वरूप सरकार ने देश बिल पास किया पिछले साल, बट देश बिल का क्या हुआ नहीं हुआ वो भी कुछ पता नहीं है। तो अब सरकार एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आई है, बिल्कुल सब इंटर रिलेटेड एक दूसरे से, बात समझे। तो देखो अब हमें ये भी समझना है स्टूडेंट्स कि इकोनॉमिक जो यूरोप जो है, यूरोप जानते हो 1 जनवरी 2026 से कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाने वाला है, वो है ना, ग्रीन डील जानते हो तुम लोग। उसके हिसाब से क्या कि कोई भी पॉल्यूटिंग कंट्री, जैसे डेवलपिंग कंट्री हो गए, कि जहाँ पे कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये चीज़ जब प्रोडक्शन हो रहा है डेवलपिंग कंट्री में तो बहुत पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो उसके हिसाब से ये लोग टैक्स लगाएगा। तो जब ऐसा स्थिति बन रहा हो वर्ल्ड में, तो जाहिर सी बात है कि ये बिग अलर्ट है हमारे जैसा कंट्री के लिए कि अब आप कोई भी प्रोडक्शन करो तो ध्यान में, यानी कि ध्यान में लेते हुए करो, ताकि कार्बन फुटप्रिंट कम हो उसका, वो इको फ्रेंडली हो, वो सस्टेनेबल हो। बात समझे। तो बैकग्राउंड में ये भी सब चीज़ है जिसके वजह से ये आया। तो देखो ये क्या है, देखो यहाँ पे समझो, 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ बनने जा रहे हैं अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। बात समझे। अब इसके लिए देखो 12 एरिया को सेलेक्ट किया गया, उसमें 10 स्टेट्स में है ये, और इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है लगभग 28,000 करोड़ रुपया होने जा रहा है, जिसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी देगा। स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट जो देगा वो लैंड से रिलेटेड वो पैसा होगा, क्योंकि स्टेट के पास ही लैंड है। तो लैंड का कम से कम स्टेट वही 11 या 12,000 करोड़ रुपया स्टेट की तरफ से तुमको मिलेगा देखने के लिए, और उसके बाद रेस्ट क्या देगा, सेंटर देगा। समझ गया ना। हाँ, 3 साल में ये रेडी होने का बात है, 2027 तक ये रेडी हो जाना चाहिए 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़। इससे क्या होगा कि 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे, और इनडायरेक्ट जॉब तो और भी ज़्यादा क्रिएट होगा, लगभग 30 लाख इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होने का भी बात है। हाँ, इससे क्या होगा कि जब आप इस तरह का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देते हो तो जाहिर सी बात है FDI अट्रैक्ट होगा, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। तो इससे लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.5 लाख करोड़ का है ना अट्रैक्शन हो सकता है इस प्रोजेक्ट को लेके। तो एम्बिशियस प्रोग्राम है, कह सकते हो। कितना पैसा इसमें इन्वॉल्व है, कितना आशा लगाया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है स्टूडेंट, समझ गए। तो देखो सब बहुत सारी चीज़ें, ये 12 इंडस्ट्रियल एरियाज़ कहाँ कहाँ सेलेक्ट किया गया, देखो वहाँ पे खुरपिया उत्तराखंड का, रजपुरा पटियाला पंजाब का, दिघी महाराष्ट्र का, पलाक्कड़ केरल का, जानते हो पलाक्कड़ तो तुम लोग पहले भी जानते हो, जहाँ मानसून एंटर करती है, आगरा और प्रयागराज 2 यूपी का 2 लिया गया एरिया, आगरा और प्रयाग। आंध्र प्रदेश का भी 2 एरिया लिया गया है, ओरावकल एंड कोपरपार्थी, ये आंध्र प्रदेश का 2 एरिया, यानी कि यूपी का भी 2 एरिया है और आंध्र प्रदेश का भी 2 एरिया। बिहार का गया लिया गया है, तेलंगाना का देख सकते हो जहीराबाद लिया गया है, जोधपुर पाली राजस्थान का, और एक हरियाणा से भी लिया गया। तो टोटल कितना है, 12 इंडस्ट्रियल एरियाज़ को सेलेक्ट किया गया कि यहाँ बनेगा स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़ बनने जा रहा है। आया समझ में। अब स्मार्ट है, ये इंडस्ट्रियल सिटीज़ भी है। तो स्मार्ट और इंडस्ट्रियल सिटीज़ का मतलब क्या होता है, ये सब प्लग एंड प्ले मॉडल में रहेगा। प्लग एंड प्ले मॉडल का मतलब ये होता है विद्यार्थी लोग कि बहुत सुंदर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, सरकारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर बहुत सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे। इसमें जो आदमी आएगा काम करने के लिए, जो इन्वेस्टर आएगा, जो एंटरप्रेन्योर आएगा काम करने के लिए, उसको टेंशन नहीं हुआ कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या करना है, कैसे वेस्ट मैनेजमेंट का वो काम करे, उसको टेंशन नहीं हुआ कैसे पावर सप्लाई यहाँ पे आएगा, सब कुछ बना दिया जाएगा वहाँ पे। बस एंटरप्रेन्योर का काम है वहाँ आना और बिजनेस स्टार्ट करना। तो देखो इसमें कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बहुत सारा चीज़ ऐसा होगा कि बहुत सारे जो आसपास के इंडस्ट्री होंगे सब यूज़ कर रहे होंगे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे क्या होगा कि डुप्लीकेशन नहीं होगा, रिसोर्सेज का भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। तो ये बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे सरकार खुद बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रही है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रही है, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रही है, ताकि जो एंटरप्रेन्योर आएंगे जो खरीदने के लिए ये सब जगह, उसको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा, इसका कैसे कहाँ से हम काम करें, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कैसे होने, उसका जिम्मेदारी एंटरप्रेन्योर को बिल्कुल भी नहीं। उसका काम है चुपचाप आना, वही इसलिए बोलते प्लग एंड प्ले मॉडल, आओ और काम शुरू करो।
सब कुछ इकोसिस्टम पूरा डेवलप्ड है, समझे। यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट, तो 8 सच सिटीज़, और देखो तो चलो ये 12 का बात है, 8 सिटीज़ तो अलग अलग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में पहले से ही है। जैसे एग्जांपल देखो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, तो उसमें बहुत सारे एरिया ऑलरेडी डेवलप्ड हो रहे हैं। धोलेरा सबका देखो ना जी, धोलेरा कौन सा कॉरिडोर के अंदर आएगा? वही दिल्ली और मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर आएगा ना धोलेरा सब। एक जानते हो ना, एक यहाँ पे अभी जो TSMC और टाटा का भी हुआ है, हाँ गुजरात में इन्वेस्टमेंट, हाँ धुलेरा में ही हुआ है। तो बिल्कुल तुम लोग समझो कि ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग 8 जो सिटीज़ है इस तरह डेवलप्ड हो रहे हैं, वो अलग अलग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है। अभी 12 हमारा नया एस्पिरेशन है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो देखो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया कि ऑलरेडी 8 सिटीज़ अलग अलग स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में है, ठीक है। और अभी 12 जो बनेगा, टोटल कितना हो जाएगा? 20 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ हो जाएगा हमारे भारत में। एग्जाम्पल देखो, धोलेरा देखो गुजरात का, महाराष्ट्र का भी देखो, विक्रम उद्योगपुरी मध्य प्रदेश का देखो, कृष्णपट्टनम देखो आंध्र प्रदेश का। तो ये सब ऑलरेडी एरिया अलग अलग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है। ये बहुत जल्दी तुम्हारा स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़ बन के निकलने वाला है। आखिर क्यों सरकार इतना फोकस कर रही है? सरकार इसलिए फोकस कर रही है क्योंकि अभी जो हम लोग गुड्स और सर्विस जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे 760 और 780 बिलियन डॉलर के अंदर हम लोग पैसा कमाते हैं। 760 to 780 बिलियन डॉलर का हम लोग का फ़ायदा होता है एक्सपोर्ट करके। तो हमारा एस्पिरेशन क्या है? हमारा एस्पिरेशन ये है कि हम एक्सपोर्ट कम से कम 2 ट्रिलियन डॉलर तक अचीव करें, यानी कि 0.7 से लेके 0.7 ट्रिलियन डॉलर का हो गए, 760 760 780 है तो 0.7 ट्रिलियन डॉलर का अभी आपका एक्सपोर्ट इकोनॉमी है। तो उसको बढ़ा के कहाँ तक ले जाना है? 2 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना है बाय 2030। आया समझ में? तो उसके लिए आपको पहले बहुत कम्पिटिटिव बनना होगा, तो उसी के लिए ये सब चीज़ करने का प्रयास है। प्लग और प्ले मॉडल रहेगा, है ना। यहाँ पे एक्सपोर्ट बूम होगा, बाहर से FDI आएगा, डोमेस्टिक से भी रिटेल इन्वेस्टमेंट आएगा उसमें। तो इससे बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। आगे देखो, तो इसमें जो फीचर्स 12 पे इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ के लिए, तो देखो वही बोला जा रहा है यहाँ पे, ये प्लग एंड प्ले मॉडल होगा। समझ गए ना? प्लग एंड प्ले मॉडल, पूरा इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाएगा। किसी भी एंटरप्रेन्योर को आना है, तुरंत आए, काम शुरू करे। ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज़ होंगे ग्लोबल स्टैंडर्ड का, हाँ बेस्ट। यहाँ पे कोई कार्बन फुटप्रिंट का कोई बात ही नहीं है, इतना बेहतरीन तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, समझो। वर्क टू वर्क कंसेप्ट, यानी कि पूरा काम तैयार है, आप आओ शुरू करो, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि देखो वही एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे जो सपोर्ट करेगा सस्टेनेबल और इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस को एफिशिएंट, यानी कि कोई टेंशन ही नहीं है बाहर वाले लोग को, उसको आगे शुरू करना है काम। सभी चीज़ वहाँ पे व्यवस्थित है, हर चीज़ ही वहाँ पे है। दूसरी बात है कि 50 और 50% का पार्टनरशिप होगा सेंटर और स्टेट्स का, है ना। और जो स्टेट है ज़्यादातर ध्यान देगी लैंड को लेके, क्योंकि स्टेट के अंदर ही लैंड आता है। तो जो 28,000 करोड़ का जो बताए थे, तो उसमें देखो हाफ तो तुम्हारा इधर स्टेट से ही आने जा रहा है। देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर कितना होगा? 12,000 करोड़ का होगा, वो सेंटर से आएगा। और 11,000 करोड़ लगभग स्टेट देगी, और स्टेट भी जो दे रही हो तो लैंड के फॉर्म में देगी। लैंड दे दी तो पैसा ही दे दी, नहीं, लैंड इज इक्वल टू मनी ना। तो स्टेट का जिम्मेदारी है कि लैंड को प्रोवाइड करना, और उसका सेंटर विल प्ले एवरीथिंग। बात समझ गए स्टूडेंट? और देखो इसको लागू करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल जानते हो कि उसी चीज़ के लिए बनाना, और जब कार्य खत्म हो जाए तो उसको डिसबैंडन कर देना। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप काम करेगा, यहाँ पे पैसा मोबिलाइज किया जाएगा, बेस्ट टेक्निक्स यहाँ लाए जाएंगे, बाहर का जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफ़र करके यहाँ लाया जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगा उधर से। और जब एक जगह पर टेक्नोलॉजी, यानी कि बाहर से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होकर भारत में आया, तो भारत में फिर वो टेक्नोलॉजी डिफ्यूज़न भी होगा। क्योंकि जानते हो ना, जैसे इसरो का कोई टेक्नोलॉजी है तो बाकी सेक्टर को फ़ायदा हुआ ना, मेडिकल सेक्टर को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होकर आएगा तो फिर इंडिया में फिर टेक्नोलॉजी डिफ्यूज़न भी होगा, दूसरे सेक्टर में भी जाएगा। इस हिसाब से टेक्नोलॉजी सस्ता हो जाएगा। आगे देखो 6ठा नंबर, वही वहाँ बताया गया। देखो इसे क्या बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ट्रांसपोर्टेशन का, लॉजिस्टिक का, कम्युनिकेशन नेटवर्क का, समझे ना। हाँ, ये इसलिए ताकि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर हो। मेन कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा स्टूडेंट की ऑप्टिमम आप यूज़ कर सकते हो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो वही बोला कि दिस आर डिजाइन टू ऑप्टिमाइज द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज,
है ना, सप्लाई चेन एफिशिएंसी बेस्ट करना और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, तो उस लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का चर्चा है यहाँ पे। हाँ, इससे देखो इकोनॉमी का स्पेल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पहले जितना प्रोडक्शन हो रहा था उससे कंपेयर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे पावर हो गया, वाटर हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी हुआ, ये कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इससे क्या होगा, स्टूडेंट प्रोडक्शन बूम होंगे और ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगा। सही बात है नहीं, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजी आएंगे यहाँ पे, देखो एक पूरा बहुत सुंदर इकोसिस्टम क्रिएट होगा। इससे बाहर का पैसा आएगा तो केवल पैसा ही तो नहीं आएगा, साथ में टेक्नोलॉजी भी तो आएगा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी आएगा, वहाँ का प्रैक्टिसेस आएगा। तो इंडिया में बहुत अच्छा, इंडिया को बहुत ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी बेनिफिट होगा। जब भारत में टेक्नोलॉजी आएगा तो फिर भारत में दूसरे सेक्टर में भी जाएगा टेक्नोलॉजी डिफ्यूज़न होकर। तो यहाँ पे देखो वही बोल रहा है, यहाँ पे ग्लोबल कंपनी जानते हो इस्टेब्लिश प्रेजेंस विद दिस कॉरिडोर्स, यहाँ पे ये कॉरिडोर में आके इन्वेस्ट करेंगे। कटिंग एज टेक्नोलॉजी भारत में आएगा, है ना, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आएंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस आएंगे, नॉलेज आएंगे। इससे भारत का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ और इंक्रीज़ होगा और बेस्ट होगा। हाँ, स्टेट, और देखो दूसरी बात ये है कि यस, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, सबसे बड़ा सवाल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का होता है किसी भी कंट्री में। तो आप बार बार देखो, आखिर आईटी सेक्टर इतना फ्लरिश क्यों कर गया? आईटी सेक्टर इसलिए फ्लरिश कर गया क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट टच रेगुलेशन है भारत में आईटी को लेके। क्योंकि आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज जो इतना ऊपर चला गया भारत में, 90 में स्टार्ट किए हम लोग कॉल सेंटर से, आज देखो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है भारत में। तो हमने तो बहुत तगड़ा जंप किया है आईटी सेक्टर में। उसके रीज़न क्या है कि सॉफ्ट रेगुलेशन। एसईजेड में भी तो यही बात था कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए सॉफ्ट रेगुलेशन। तो यहाँ पे समझो कि यस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेस्ट बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होगा। हाँ, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज नहीं होंगे ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेस्ट हो। देखो ना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब में एक दिन में ही तुम स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस, इतना सुंदर देश है वो सब। तो भारत को भी ले जाना होगा। बताओ, भारत में तुमको यदि करना है तो 1 डेढ़ साल 2 साल लग जाएगा तुमको, तो उतना दिन वेट कौन करेगा? फिर सवाल ये है। हाँ, इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग करना, ताकि जानते हो कि बाहर जो यूरोप कंट्री में या बाकी कंट्री में एक मांग उठ रहा है कि यदि बहुत ज़्यादा ही, है ना, यदि प्रोडक्ट सब के वजह से बहुत ज़्यादा ही यदि कार्बन फुटप्रिंट निकल रहे हैं तो उस पर टैक्स लगाओ। तो इसलिए विद्यार्थी लोग इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग होगा, ऐसे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल जो फुटप्रिंट हो रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो कम होगा। और बिल्कुल भारत का ग्रोथ भी होगा विथ क्लाइमेट कमिटमेंट, क्योंकि मोदी जी हमेशा क्लाइमेट कमिटमेंट को लेकर सबसे फ्रंट पर रहते हैं कि इतना इतना करना है हमें। तो सब चीज़ को देखते हुए, फ्यूचर को भी बहुत सुंदर तरीके से देखते हुए, समझ गए ना स्टूडेंट, ये 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ बनने जा रहे हैं भारत में। और टोटल कितना 20 बनेगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा। और बहुत ही दूरदर्शी सोच है, ऐसा होना चाहिए कंट्री में। जितना हमारा कंट्री में इन्वेस्टमेंट होगा उतना, है ना, जितना कंट्री में बेस्ट इंडस्ट्री बनेगा उतना अच्छा है आने वाले समय के लिए। कंप्लीटेड। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ तुमको साफ साफ पता चले कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ लगातार बढ़ते चला जा रहा है। वही गिनी कोएफिशिएंट लगातार बढ़ते चला जा रहा है ना। अब समय आ चुका है कि जो अभी का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उस पर विचार करने का। क्या ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है कैपिटलिज्म वाला, क्या ये सही है? सवाल ये है। जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस। तो यहाँ पे समझो, देखो इस ग्राफ को देखो स्टूडेंट। इस ग्राफ में तुमको बहुत कुछ समझ में आएगा। टॉप 1% एंड बॉटम 50%, ये दो को लेना है। 1952 यानी कि अंग्रेज का लेगेसी बहुत नज़दीक है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे जो भी इनइक्वालिटी रहेगा वो अंग्रेज का ही दिया हुआ चीज़ है। तो तुम लोग खुद समझो कि टॉप 1% का, भारत का जो टॉप 1% था उसका रिसोर्सेस लगभग 12% था। यानी कि इंडिया में जितना टोटल रिसोर्सेस है, पैसा है, उसका 12% लोग के 12% जो रिसोर्सेस है मात्र टॉप 1% के पास था 1952 में। आया समझ में ये चीज़? और उस समय बॉटम 50% यानी कि जो नीचे का तबका है 50%, उसके पास कितना रिसोर्सेज था? ओनली 21%। 20.7 है, लेकिन 20% बोल सकते हैं ना, 20% के आसपास। अब ये नज़दीक पहुँचते, हम लोग 2012 और 2022 का कंपेयर करते हैं, ठीक है, 2012 और 22 का। तो तुमको साफ साफ समझ में आएगा कि देखो ब्रिटिश के टाइम में जो 12% था वो बढ़ के स्टूडेंट 21%, 22% हो गया है। यानी कि टॉप 1% आदमी भारत का, उसके पास 22% रिसोर्सेस है इस कंट्री में। समझ रहे हो बात को? कितना बड़ा इनकम, ये दुनिया का सबसे बड़ा गैप है ये।
बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं? चाहे तुम 12 लो, चाहे तुम 22 लो, 21-22 हुआ कि नहीं हुआ वहाँ पे? यानी कि टॉप 1% के पास 22% रिसोर्सेस है भारत का, 22% पैसा उसके पास है। ये तो बहुत बड़ा गैप है। और बॉटम 50% का देखो, बताओ 1952 में बच्चा लोग 20-21% था, वो घट के कितना हो गया? 15% हो गया है। ये तो इससे साफ साफ पता चलता है कि जो ब्रिटिश के टाइम में जो इनइक्वलिटीज़ था उसे कंपेयर में अभी और ज़्यादा इनइक्वलिटीज़ बढ़ गया है। आया समझ में? और ये चीज़ तुमको डायरेक्ट 1992 के बाद दिखेगा। देखो 1992 में कितना था? 10% था कि 1% के पास 10% रिसोर्सेस था, वही देखो 10% बढ़ के 22% में चला गया। क्योंकि जानते हो कि 1992 के बाद जानते हो ये डिसाइसिव ईयर सब है, LPG, हाँ तक डायरेक्ट इंडिकेशन देखो वहाँ। हाँ 1992 के बाद देखो 2002 में देखो, फिर 2002 में देखो, 2002 के बाद 2022 देखो ना, पूरा ट्रेजेक्टरी चेंज है। तो अभी साफ साफ देखो अडानी अंबानी कितना पैसा है इन लोगों के पास, समझ रहे हो ना? तो देखो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो इनकम और वेल्थ इनइक्वलिटीज़, ये तो जान रहे हो कि रियलिटी है, सबको पता है ये चीज़। गिनी कोएफिशिएंट बढ़ रहा है, सबको पता है। वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब का जो रिपोर्ट है उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो टॉप 1% जो लोग हैं, हाँ उसके पास नेशनल इनकम जो है वो सबसे अधिक है वर्ल्ड में। भारत में सबसे ज़्यादा इनकम इनइक्वलिटी है। आया समझ में? इंडिया इज टुडे मोर अनइक्वल एज अ सोसाइटी डैट इट वाज अंडर ब्रिटिश रूल के टाइम में जो अनइक्वल सोसाइटी था उससे भी ज़्यादा गंदा स्थिति अभी का है। नंबर 1। इसलिए बच्चे लोग अब समय आ चुका है कि जो हम लोग इकोनॉमिक ऑफ स्कोप और इकोनॉमिक ऑफ स्केल जो लेके चल रहे थे कि प्रोडक्शन करना है ना, मार्केट को फ्री कर देना, ये वो अब आ चुका है वो वक्त कि आप इकोनॉमिक्स ऑफ पर्पस के रूप में हम काम करें। तो इकोनॉमिक्स ऑफ पर्पस का मतलब क्या कि इकोनॉमिक्स में जो पैसा रुपया जो प्रोड्यूस हो रहा है इसका पर्पस क्या होना चाहिए? इसका पर्पस होना चाहिए सबका साथ सबका विकास, इंक्लूजन। ये पैसा डाइवर्ट होकर लोगों के बीच में जाना चाहिए। देखो पर्पस क्या होना चाहिए? अब इकोनॉमिक पर्पस क्या होना चाहिए? इंक्लूजन होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, सबका सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, ताकि जो पॉवर्टी लाइन, देखो मिडिल क्लास सबसे मारा हुआ है, मिडिल क्लास के पास तो कोई बढ़ोतरी नहीं है, तो मिडिल क्लास को निकालना होगा पॉवर्टी से। अब मिडिल क्लास जान ही रहो ना, कभी भी पॉवर्टी में चला जाएगा, तो उसका स्थिति ठीक करने की जरूरत है। वही बोल रहा है कि देखो अब पर्पस, इकोनॉमिक्स ऑफ पर्पस क्या होना चाहिए? इंक्लूजन, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, ताकि जो बहुत सारे लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है उसको अपलिफ्ट करें और लिविंग स्टैंडर्ड ठीक करें मिडिल क्लास, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं मिडिल क्लास में ही आते हैं। क्योंकि मोदी जी भी क्लेम करते हैं कि बहुत सारा उन्होंने पॉवर्टी को हटा दिया। तुम देखो तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी देखो 20-21% है ना, और उस समय कहा गया ना कि 20-21% है तो पीडीएस भी उसी तरह टारगेट करिए। अभी देखो पीडीएस लगभग 55 से लेकर 60% लोग पीडीएस का सेवा ले रहे हैं। 82 करोड़ आदमी पीडीएस खा रहा है। इसका मतलब मिडिल क्लास वाले लोग भी जो है उसका स्थिति ठीक नहीं है, तो मिडिल क्लास वाले का भी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। इस तरह का इकोनॉमिक्स का ऑफ पर्पस होना चाहिए। आगे देखो विद्यार्थी लोग, हाँ क्या क्या स्ट्रैटेजीज होता है सरकार के पास ताकि वो इनकम इनइक्वलिटीज़ को ठीक कर सके। तो एक तो जानते हो नंबर 1 प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी कि जो जितना कमा रहा है उतना आप टैक्स लगा दीजिए, 10%, 20%, 25%, 30%, उस हिसाब से जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो आएगा और फिर सरकार अपना सही जगह पे खर्च करेगी। एक स्टेप ये है ना जो कि हर सरकार चलाती है, दुनिया का जितना भी सरकार है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाती है। और अभी जानते हो अभी भारत में भी ये ट्रेंड बहुत अच्छा हो गया है कि इनडायरेक्ट टैक्स के हिसाब से डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा हो रहा है। सही बात है ना? तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी, ताकि जो भी पैसा रईस के पास से आए तो उसको उस पैसा को, उस वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, नंबर 1। दूसरा क्या है कि जो भी पैसा आया, जो भी सरकार ने कमाई किया, वो क्वालिटी एजुकेशन पे खर्च कर दे, वो स्किल डेवलपमेंट पे खर्च कर दे, वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे खर्च कर दे। अरे होता कि नहीं होता बताओ? तो भारत में 1 से IIT है, तो देखो IIT में दाखिला लेना है या JNU, इतना बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी है, तो उसमें पैसा दे के थोड़ी जा सकते हो। जो मेरिटोरियस विद्यार्थी है वहीं पहुंचेगा, चाहे वो घर, चाहे वो गांव का हो, चाहे शहर का हो, कहीं का भी हो सकता है। तो सरकार तो कोशिश करती है कि ताकि सभी लोग को हक मिल सके। कैसे सरकार करेगी? एजुकेशन, बेटर एजुकेशन देख के, हाँ स्किल डेवलपमेंट करके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आया कि नहीं आया बताओ, है ना? लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग सब देके, और बेस्ट उसका स्किल इतना बेस्ट करो कि वो कमाते रहे जीवन भर।
तीसरा क्या है कि लेबर राइट्स ठीक से करना। देखो मिनिमम वेज बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, पहले 200-300 था, डबल किया ना उसका, बिल्कुल। सेफ्टी, सिक्योरिटी, चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना, है ना, एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट, ये भी एक तरह से क्या है, इनइक्वलिटीज़ को कम करने का तरीका है। चौथा क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेस्ट कर दो काम। इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा तो इससे इंक्लूजन होगा, सस्टेनेबिलिटी होगा, और जो रीजनल डिस्पैरिटी है, जो रीजनल डिफरेंसेस है वो खत्म होगा, क्योंकि सब जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है। तो सब जगह पे इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है तो हर जगह ही मार्केट बहुत अच्छे से क्रिएट हो सकता है। एंड लास्ट वन क्या है कि यदि रीच चाहे तो वो डोनेट भी कर सकता है। हर कंट्री में नहीं करता है, जानते हो, या हर एक रईस आदमी डोनेट नहीं करते हैं। तो 5 ऑप्शन, बट 5 जो ऑप्शन है वो वॉलंटरी ऑप्शन है। आप रिच को प्रेशर तो नहीं दे सकते हो ना, आप प्रेशर नहीं दे सकते हो। मैं देखो 2023 में लगभग 235 सुपर रिच पीपल जो थे 28 कंट्री के, उन्होंने बहुत अच्छा पैसा डोनेट किया है। लगभग $600 बिलियन डोनेट किया है पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक गुड के लिए। अच्छी बात है, सीखना चाहिए। और देखो ना, हमारा यदि हम बात करेंगे डोनेशन का इंडिया में, तो बिल्कुल टाटा ही नंबर 1 याद आएगा हमें। टाटा ने कितना खर्च किया है। बाकी देखो आदमी लोग ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, इतना कमाता है ये लोग, 1% 2% भी खर्च कर देगा तो कुछ नहीं है। मगर टाटा का जो क्रेडिबिलिटी है तो हमेशा याद रहेगा भारत को। मगर टाटा इतना कितना है बताओ तो कंट्री में, कि जो इस लेवल पे खर्च करता हो सोसाइटी के गुड के लिए। कई तो कंपनी ऐसे भी है कि जो CSR का भी फंड मार लेता है, वो भी नहीं देता है। तो जो एक्चुअल में उसको देना चाहिए वो मैंडेटरी जो है, समझ गए ना। तो ये सब तरीका है जिसकी वजह से इनकम इनइक्वलिटीज़, चाहे इनकम के टर्म्स में हो चाहे वेल्थ के टर्म्स में हो, इसको ठीक किया जा सकता है। और देखो यहाँ पे कि एलोकेटिंग द रिसोर्सेज टू द नीडी एज्यूम्ड सिग्निफिकेंस। देखो दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है सरकार गवर्नमेंट गेट्स लॉट ऑफ मनी, गवर्नमेंट को बहुत पैसा मिलता है। बस सवाल ये कि सरकार खर्च कहाँ कर रही है। खर्च भी ऊंची जगह पे होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, सिंपल सी बात है, PDS में 82 करोड़ 80 से लेकर 82 करोड़ लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कितना उचित है। यदि आपकी कंट्री में पॉवर्टी का लेवल कम है तो उतना ही करो, या 15% तक करो, है ना। 15%, अभी तो जानते हो ना कि अभी तो कितना लोग क्लेम कर रहा है कि 10 ही % है पॉवर्टी, फिर नीति आयोग बोलेगा उससे भी कम है। जब इतना कम है तो उतना ही लोग को टारगेट करो। चलो 15% टारगेट करो, 55% टारगेट करने की क्या जरूरत है। और जो पैसा बचेगा तो उस पैसा को सही जगह पर इस्तेमाल करो पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस वो भी मायने रखता है कि कैसे सरकार एलोकेट कर रही है पैसा को, समझे ना। तो वही बोला है कि रिसोर्सेस को एलोकेट करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और सही जगह पे रिसोर्सेस एलोकेट होना चाहिए, नंबर 1 बात, समझे ना। हाँ, रिसोर्सेस वहाँ पे एलोकेट होना चाहिए जहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन हो सके, कुछ अच्छा चीज़ हो सके, हाँ, इंक्लूजन हो सके, सस्टेनेबिलिटी हो सके, जस्टिस मिल सके, डिग्निटी हो सके। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क को, यानी कि जो भी हमारा नीति आयोग जो पॉलिसी फ्रेमवर्क करता है, उसको इस तरह डिज़ाइन करना चाहिए पॉलिसी को, या इस तरह पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ हो, इंक्लूजन ग्रोथ हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो। बात समझे ना। हाँ, ऐसा नहीं कि पॉपुलिस्ट मेजर के रूप में चला रहे हो। रेवड़ी कल्चर सही नहीं है कंट्री के लिए, समझ गए ना। आगे देखो गांधीयन मॉडल, देखो गांधीयन मॉडल यहाँ पे काम कर सकता है। तो गांधी जी ने हमेशा बात किया है कि नीचे विलेज सशक्त होना चाहिए, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का बात किया है गांधी जी ने। क्या कारण है कि अभी सभी लोग मेट्रो की तरफ जाते हैं, अर्बन सिटीज में जाते हैं काम करने के लिए, यहाँ पे रोजगार ही नहीं है, बताओ। तो ये, और हम जानते हैं कि 800 जो डिस्ट्रिक्ट है भारत का, लगभग जो 800 डिस्ट्रिक्ट है, वो सभी डिस्ट्रिक्ट किसी न किसी प्रोडक्ट के लिए जाना जरूर जाता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मोदी जी भी लाए थे 1-1.5 साल 2 साल पहले, है ना, इस पर काम भी हुआ है। तो हर डिस्ट्रिक्ट ही क्या अपने प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है, यूनिक प्रोडक्ट के लिए। तो इकोसिस्टम ही इतना बेस्ट डेवलप कर दो यहाँ पे कि लोगों को रोजगार वहीं मिल जाए। यानी जो अप्रोच जो होना चाहिए आपको, डिसेंट्रलाइजेशन वाला अप्रोच होना चाहिए, लोकल नीड्स होना चाहिए, लोकल टैलेंट होना चाहिए, लोकल रिसोर्सेज होना चाहिए, लोकल प्रोडक्शन होना चाहिए। सर इससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट होगा, और इससे क्या है कि लोकल लेवल पे प्रॉस्पेरिटी आएगा। जब लोकल लेवल पे प्रॉस्पेरिटी आएगा तो माइग्रेशन नहीं होगा, माइग्रेशन स्टॉप हो जाएगा, नंबर 1, समझे ना। और हाँ, कॉटेज इंडस्ट्रीज, MSME, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही बैकबोन है इकोनॉमिक का, बात समझे। और आपको क्रिटिकल नेटवर्क बना के देना होगा, क्योंकि देखो दिक्कत क्या है कि अब देखो प्रॉब्लम क्या है भारत में कि चलो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं। यदि लोकल लेवल पे कोई भी इकोसिस्टम डेवलप्ड हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम डेवलप्ड हुआ, तो लोकल का प्रोडक्ट लोकल ही कंज्यूम करता है, ऐसा भी ना हो।
लोकल लेवल पे यदि इकोसिस्टम डेवलप्ड हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ, इनोवेटिव आर्ट एंड स्किल जो भी डेवलप्ड हुआ, वो इतना बेस्ट होना चाहिए कि वो एक्सपोर्ट भी हो सके। जब तक कोई सामान आपका एक्सपोर्ट नहीं होगा, ग्लोबल कम्पिटिटिव नहीं होगा, तब तक पैसा नहीं कमा सकता वो उस लेवल पे। तो आपका ब्रांडिंग लोकल लेवल पे भी, उस लेवल पे, लोकल लेवल पे भी उस तरह का ब्रांडिंग होना बहुत ज़रूरी है, कम्पिटिटिवनेस होना ज़रूरी है, ताकि वो ग्लोबल मार्केट को भी कैटर कर सके, उसके नीड को भी कैटर कर सके। देखो 800 डिस्ट्रिक्ट भारत में लगभग है, सभी यूनिक क्लाइमेट, हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग, कम्युनिटीज़ अलग है, टैलेंट अलग है, सबको पूल करने की ज़रूरत है। 800 प्रोडक्शन सेंटर नहीं बना सकते हैं क्या हम लोग कंट्री में? हाँ हाँ, वहाँ पे सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या नहीं बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। मैं स्टैंडर्ड होना चाहिए, सुनिए, स्टैंडर्ड, ताकि लोकल नीड्स भी पूरा हो सके, बाहर का भी। देखो नहीं, यहाँ पे बेगूसराय, जहाँ से हम पढ़ा रहे बेगूसराय है, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स का वो हुआ कि नहीं हुआ? मैं स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे तब ना यहाँ का कोल्ड ड्रिंक्स केरल में भी बिकेगा, तब ना यहाँ का कोल्ड ड्रिंक्स बाहर भी जा सकता है। स्टैंडर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत है, बात समझे, इकोसिस्टम बेस्ट बनाने की ज़रूरत है। तो वी नीड ऑल टुगेदर ए न्यू इकोनॉमिक मॉडल, जिस हिसाब से अभी इनकम इनइक्वालिटीज़ बढ़ते। अच्छा, इनकम इनइक्वालिटीज़ क्यों बढ़ा? क्योंकि अर्बन सेंटर में जो जाएगा वो कमा खूब आगे रईस हो जाएगा, है ना। अर्बन सेंटर में जो बहुत दिन से कमा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो खूब कमा के आगे निकल गया, जो गांव का आदमी वो बहुत पीछे रह गया। तो इसलिए नया मॉडल चाहिए, वही डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, हमें नीड ऑफ द आवर डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, समझे ना। इंक्लूजन वाला होना चाहिए अप्रोच, बेसिक ह्यूमन नीड्स, डिसेंट्रलाइजेशन, कंजर्वेशन, नॉन वायलेंस, समझे ना। तो हमें इस तरह का अप्रोच चाहिए, नहीं तो इनकम इनइक्वालिटीज फर्दर बढ़ते भी चला जा सकता है। सो वी रिक्वायर अ वेरी गुड मॉडल, वी रिक्वायर अ इकोनॉमिक्स ऑफ इंक्लूजन, वी रिक्वायर इकोनॉमिक ऑफ प्रॉस्पेरिटी, नॉट इकोनॉमिक्स ऑफ स्किल और स्कोप। वो नहीं चाहिए, अब हमें बदलने की ज़रूरत है। चलो कंप्लीट, आगे देखो स्टूडेंट। हाँ, सूडान का देखो, सूडान का स्थिति बहुत ख़राब है। सूडान इज़ ऑन द वर्ज ऑफ फेमिन एंड रिवाइवल ऑफ इस्लामिक मिलिटेंसी इज़ अ मेजर थ्रेट। और GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। बच्चे लोग, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए, जहाँ जहाँ सिविल वार टाइप का सिचुएशन होगा, वहाँ वहाँ इस्लामिक स्टेट अपना पंख फैला सकता है। और ये चीज़ हम लोग पहले भी जानते हैं, सीरिया में भी यही हुआ, इराक में भी यही हुआ। इसलिए हम आईसिस कहते हैं ना, इस्लामिक स्टेट का शुरुआत सीरिया और इराक से ही हुआ है, और सीरिया और इराक दोनों ही सिविल वार से गुजरे हुए हैं। सदाम हुसैन के मौत के बाद क्या हुआ तुम लोग जान ही रहे हो, कि डीप क्राइसिस में गया है इराक। सिविल वार जो हुआ था जानते हो, अल बसद का सरकार अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो हम जानते हैं इस बात को कि किसी भी कंट्री में दिक्कत हो जाए, मिलिट्री कूप हो जाए, सिविल वार हो जाए, तो ऐसे टाइम में मिलिटेंसी को बहुत मौका मिलता है कि वहाँ पे छुप के अपना पंख को फैलाना। और यहाँ पे भी यही डर जताया जा रहा है कि सूडान में जिस हिसाब से क्राइसिस, उस हिसाब से हो सकता है कि मिलिटेंसी और फैलना शुरू हो जाए, वही इस्लामिक स्टेट का जो कैलिफेट है वो और बढ़ना शुरू हो जाए। बात समझा। अब यहाँ पे देखो संघर्ष, देखो अब हुआ क्या। इससे पहले जो प्रेसिडेंट था वहाँ पे, प्रेसिडेंट जान रहे हो ना तुम लोग, प्रेसिडेंट का नाम वही है कि जो तुम्हारा, हाँ, 2019 में जिसको उखाड़ के फेंक दिया गया था, उमर हसन अल बशीर। ठीक है, अल बशीर को याद कर लेना। अल बशीर 30 साल तक सत्ता पे रहा है। मैं बैकग्राउंड का स्टोरी बता रहा हूँ, सुनो अच्छे से। अल बशीर 30 साल तक सत्ता पे रहा और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उसने उस चीज़ के लिए क्या किया, अपना ही एक पैरामिलिट्री फोर्स बना दिया, जिसको बोलते हैं रैपिड सपोर्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? रैपिड सपोर्ट फोर्स। उसने अपना बना दिया। और नॉर्मल पैरामिलिट्री फोर्स तो है ही, किसी भी कंट्री का होता ही अपना। तो अब 2019 में जब वो मिलिट्री कूप हुआ, उसको निकाल दिया गया, वो हट गया। तो अब तो संघर्ष चलेगा दो मिलिट्री के बीच में। एक मिलिट्री जिसने जो कि बनाया है, प्रेसिडेंट ने खुद बनाया था, वो तो बन गया। वो इसलिए बनाया था ताकि उसको संरक्षण मिले प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट का मिलिट्री कूप तो हो गया, वो तो ख़त्म हो गया प्रेसिडेंट। कंट्री अब दूसरा प्रॉब्लम से गुजरेगा बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने जो प्रोटेक्शन के लिए जो बनाया था ये रैपिड सपोर्ट फोर्स, वो देखो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। और इसी में बाकी कंट्री सब कूद रहे हैं। कोई रैपिड सपोर्ट फोर्स को सपोर्ट कर रहा है और कोई वहाँ का जो सूडान आर्म फोर्सेस है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो कंट्री का क्या स्थिति होगा, बात समझ सकते हो। इसलिए कभी भी पैरेलल नहीं बनाना चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूशन। उसका देखो खामियाजा क्या हो रहा है यहाँ पे, आ रहा है समझ में ना। तो अब देखो रैपिड सपोर्ट फोर्स को लीड कर रहा है, देखो
जनरल मोहम्मद डैगोलो, ये जनरल का नाम है। और दूसरा तुम्हारा वो है कि तुम्हारा जो सूडान आर्म फोर्स, जो कि नॉर्मल फोर्स है जो होता है किसी भी कंट्री में, उसको लीड कर रहा है तुम्हारा फतेह अल बुरहान। तो अब दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है लंबा, 19 के बाद ही लंबा संघर्ष चल रहा है। कोशिश ये था कि सूडान आर्म फोर्स का कि रैपिड सपोर्ट फोर्स को भी हम अपने अंदर रख लें, मगर नहीं हुआ ऐसा। दोनों लड़ाई किए जा रहे हैं। देखो अब इन लोग का लड़ाई से, इन लोग के कन्फ्लिक्ट की वजह से लगभग देखो 1.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 1 करोड़ लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। हम लोग बार बार गाजा का बात करते हैं, देखो गाजा के कंपेयर में ज़्यादा फिगर है, 4 टाइम ज़्यादा है ये। चाहे वो तुम मोटिले उसका देखो, चाहे मरने का रेट का देखो, और चाहे तुम डिस्प्लेसमेंट का रेट का देखो, इतना बड़ा त्रासदी हो रहा है वहाँ पे। हाँ चलो ये आप देखो, जानते हो कि सूडान, जानते हो कि नाइल रिवर पे ही पूरा टिका हुआ उसका एग्रीकल्चर का इकोनॉमी है ना, और वो भी इतना बुरा स्थिति है, फेमिन हो गया वहाँ पे, एपिडेमिक कोलेरा सब फैले जा रहा है। बताओ जब कंट्री इस स्थिति में तो कौन बचाएगा उसको, उस कंट्री को। यहाँ संघर्ष चल रहा है और साथ में एपिडेमिक हाइया हो जाए, एपिडेमिक मतलब महामारी भी फैल रहा है। तो एक स्टेबल सरकार रहता है तब ना वो ठीक से प्रोग्राम पॉलिसी ला के सोशल वेलफेयर मेजर करके ठीक करेगा। मैं यहाँ स्थिति देखो दूसरा चल रहा है। और जहाँ तक सूडान जानते हो, सूडान बहुत ही स्ट्रैटेजिकली कंट्री है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो मैप में भी देख सकते हो, रेड सी के साथ उसका बाउंड्री लगता है कि नहीं लगता है। हाँ 7 कंट्री के साथ वो अपना बाउंड्री शेयर करता है। हाँ रेड सी के साथ उसका कोस्ट लाइन लगता है। बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेस है, बताओ क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, फर्टाइल लैंड है, उसके पास क्या नहीं है। व्यवस्था खराब होने की वजह से सूडान का ये परिस्थिति आ चुका है। और हो सकता है किसी दिन तुम्हारा वहाँ मिलिटेंसी भी बहुत ज़्यादा फैल जाए, तो स्थिति तो बहुत खराब हो जाएगा। अभी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अब इसका देखोगे ना तो इसका हिस्ट्री भी ठीक नहीं रहा है इस कंट्री का। मल्टी एथनिक सूडान इज नो स्ट्रेंजर टू सिविल, यानी कि यहाँ सिविल वार, मिस गवर्नेंस यहाँ तो हिस्ट्री में रहा है। जैसे आज़ादी मिला 1956 में इसको, ठीक है, 1956 में इसको आज़ादी मिला, तब से लेके अभी तक 15 बार मिलिट्री coup हो चुका है, 2 बार सिविल वार हो चुका है, 1.5 मिलियन पीपल मर चुके हैं। ठीक है, समझ गए ना। और जानते हो कि 2011 में इसी कंट्री से ना कट के साउथ सूडान बना था, और वो जानते हो कि उसमें क्या इशू था, वो भी जानते हो, रिसोर्सेस और पावर प्लांट का जो इशू था। तो अब देखो पास्ट 2 डिकेड से क्या हुआ स्टूडेंट, डारफर रीजन में, डारफर में सूडान का रीजन है, जानते हो जो न्यूज़ में रहा था, है ना। तो वो डारफर रीजन में कन्फ्लिक्ट हुआ और उसके वजह से देखो जनजावित मिलिशिया बना। यही बाद में जाके तुम्हारा रैपिड सपोर्ट फोर्स बना है। शुरू में ये फोर्स बनाया गया था, यही फोर्स बाद में जाके तुम्हारा रैपिड सपोर्ट फोर्स बना है प्रेसिडेंट का। तो ये स्थिति। अब बताओ इसने क्या किया, जनजावित मिलिशिया यानी कि जो बाद में जाके RSF बना है, बताओ ये लोकल नॉन अरब मुस्लिम को टारगेट किया, लगभग 2 लाख लोग को मार दिया ऐसे लोग को, और 2 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हुए थे। मतलब जो बाहर के जो मुसलमान है, नॉन अरब वाला मुसलमान है, उसको मार के फेंका है। तो हिस्ट्री तो बहुत ख़राब है। अब आगे देखो, तो देखो वही जो हम बता रहे थे तुम लोग को, उमर हसन अल बशीर 30 साल तक रूल किया इस कंट्री में, ये भी मिलिट्री coup करके ही आया था। और देखो इसको ओवरथ्रोन किया गया अप्रैल 2019 को, हटा दिया गया इसको, क्योंकि लॉट ऑफ प्रोटेस्ट हो रहा था, आदमी का प्रोटेस्ट हो रहा था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इसको देख के। हाँ उसके बाद थोड़ा सा मिलिट्री काउंसिल बना वहाँ पे, उसमें बात था कि ठीक है नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, है ना, वही मिलिट्री सिविलियन सॉवरेनिटी क्रिएट करने की कोशिश किया गया था। वो हटाने के बाद क्योंकि लोगों का विद्रोह था, लोग आए इसको भगाएं इसको। और एक तो सिस्टम जानते हो, एक तो आर्म फोर्सेस भी है सूडान का अपना, और इसका भी एक जो फोर्स बनाया था रैपिड सपोर्ट फोर्स। तो समझौता हुआ कि चलो ठीक है सिविलियन गवर्नमेंट यहाँ पे रखा जाएगा, दुनिया भर का काउंसिल उंसिल बना संविधान बनने का बाद। तो अब फाइनली क्या हुआ देखो, अक्टूबर 2021 में, है ना, देखो यहाँ पे द सिविलियन मिलिट्री को अभी कोलैप्स लीडिंग टू मिलिट्री को, देखो ये भी कोलैप्स हो गया। जो व्यवस्था कायम किया गया था 19 के ओवरथ्रो करने के बाद, वो भी अक्टूबर 2021 में कोलैप्स कर गया, समझे ना। और जो जनरल बुरहान है वो तुम्हारा क्या, वो मिलिट्री coup करके बैठ गया सिंहासन पर। उसके बाद RSF को बोला गया कि भाई तुम भी आ जाओ हमारे टीम में, तो वो नहीं आया। फिर वहाँ संघर्ष शुरू। तो अभी तो दोनों झगड़ा इसी बीच में हो रहा है। देखो तो देखो अप्रैल 15 2023 में देखो आर्म कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। इसके SAF के पास देखो 3 लाख फोर्सेस हैं, तो RSF भी कम थोड़ी है, इसके पास भी 1-1.5 लाख है। तो सेना तो दोनों के पास ही बहुत तगड़ा है, तो लड़ रहा है ये दोनों। बोला कि बुरहान नहीं बैठेगा वहाँ पे, वो कौन होता है बैठने वाला, हम भी तो आर्म फोर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, हम बैठेंगे। और वो चाह रहा है इसको लेना, तो बोला हम नहीं जाएंगे।
इसमें बाकी इंटरनेशनल कंट्री का, बाकी कंट्री का यदि इसमें इंटरफेरेंस हो तो मामला तो और गंभीर हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? हाँ, यहाँ पे देखो, जैसे एग्जांपल देखो, इजिप्ट देखो, कह सकते हो सूडान का बड़ा भाई जो बगल में है, वो एसएफ को सपोर्ट करता है, सूडानीज आर्म फोर्स को, है ना, एज ईरान, एज ईरान इजिप्ट। आप देखो ईरान किसको करेगा? उसको करेगा फिर, क्योंकि ईरान और इजिप्ट क्या है, दोनों राइवल है, तो ये इसको सपोर्ट करेगा तो ईरान दूसरे को सपोर्ट करेगा। रसिया का वेगनर ग्रुप देखो, आरएसएफ को लेकर क्रिटिकली वो है, क्रिटिकली सपोर्टेड द आरएसएफ। मैं देखो अब फिर रसिया क्या बोल रहा है, एसएफ को बोल रहा है कि हमको नेवल बेच दो, यानी कि दोनों तरफ है वो। वेगनर ग्रुप जानते हो? वेगनर ग्रुप जान रहे हो ना तुम लोग? रसिया का जो फोर्सेस है, जो कि खुद व्लादिमीर पुतिन ने अपने लिए बनाया था प्रोटेक्शन के लिए। इसका मर्सनरी ग्रुप है, कहीं पे भी जाकर काम कर सकता है ये, याद है ना? तो देखो आरएसएफ सपोर्ट करता है, बट रसिया क्या बोला, एसएफ को बोला कि भाई नेवल बेस चाहिए हमको सूडान में। यूएई देखो आरएसएफ का सपोर्टर है, आरएसएफ का देखो वही जो प्रेसिडेंट ने बनाया था। तो चाड और लीबिया देखो दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, वो भी आरएसएफ को सपोर्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल एपिसोड देखोगे बच्चे लोग, तो हर कंट्री जो आसपास है, कोई इसको सपोर्ट कर रहा है, कोई इसको सपोर्ट कर रहा है। जस्ट लाइक लीबिया। लीबिया में क्या हुआ देखो, लीबिया में भले ही गद्दाफी था, तो गद्दाफी 40 साल तक रहा, तो उसका हम शांति बहाल करके रखा ना। गद्दाफी को आपने अरब स्प्रिंग में निकाल दिया, 2011-12 में वो आउट हो गया। अभी भी देखो लीबिया में 2 पावर सेंटर है। तो ये तो साफ साफ पता चलता है कि स्टूडेंट की जब मिलिट्री निकल जाएगा, सॉरी जब सत्ता में कोई बैठा हुआ वो निकल जाएगा तो और क्योस होता है। वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं। देखो यही जो जनरल बुरहान रीस्टैब्लिश नॉर्मल टाइज विद यूएस से, एंड देखो ये यूएसए के साथ उसने किया, आखिर वो मिलिट्री coup ही है ना, फिर इजराइल को रिकॉग्नाइज किया इसने। प्रॉब्लम है, बताओ इंटरनेशनल एफर्ट जीरो। यूनाइटेड नेशन किसके लिए बनाए थे? देखो यूनाइटेड नेशन फेल कर गया है विद्यार्थी लोग, यूनाइटेड नेशन फेल कर गया है, ये भी एक एग्जाम्पल है। हाँ, रसिया अटैक किया यूक्रेन पे, कुछ नहीं हुआ। इजराइल अटैक किया गाजा पे, कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे इतना बड़ा त्रासदी है, कुछ नहीं हुआ। तो यूनाइटेड नेशन फेलियर है पूरी तरीके से। देखो यहाँ पे सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड बाय द सऊदी अरब, यूएस से बहुत सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश किया, कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा, ताकि यहाँ सीज फायर हो, ठीक हो स्थिति, कुछ भी स्थिति ठीक नहीं हुआ। बताओ यूएनएससी को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को 11 मंथ लगा रेजोल्यूशन पास करने में। 11 मंथ क्यों लगा? तब तक इतना आगे निकल गया बात, इतना क्राइसिस हो गया, इतना लोग मारे गए, इतने लोग डिस्प्लेस हो गए। 11 मंथ लिया वो रेजोल्यूशन पास करने के लिए। देखो आईसीसी हैज़ ओनली मेड सम इनिशियल मूव्स टू इन्वेस्टिगेट वार क्राइम। जो भी सूडान में वार क्राइम जो हो रहा है, कई लोग मारे जा रहे हैं, तो उसके लिए आईसीसी वही, और आईसीसी का जानते हो छवि कितना खराब है, वो भी जानते हो कि हमेशा आरोप लगता है कि अफ्रीकन कंट्री को लेके बायस्ड है। तो हाँ, यूएसए स्पॉन्सर्ड पीस टॉक बोला कि करेंगे, पर क्या हुआ कुछ नहीं पता। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कहोगे कि कोई बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, फेलियर है पूरी तरीके से। हाँ, जहाँ तक सवाल है भारत का, तो देखो भारत देखो 2022 और 23 देखो इंडिया का रिलेशन सूडान से है। देखो $2 बिलियन का उस साल हमारा हुआ था, ट्रेड हुआ था, है ना। देखो लार्ज मार्केट है शुगर्स के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हमारे लिए वो। दूसरी बात है देखो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो यूएई से, सऊदी अरब से भी जाता है वहाँ पे, क्योंकि नज़दीक है, हमारा जाएगा वहाँ और वहाँ से उधर जाएगा। बात समझे, 2003 से हमने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट करना वहाँ पे। पेट्रोलियम सेक्टर जानते हो, क्रूड ऑयल के लिए जाना जाता है, वहाँ इन्वेस्ट किया, और अभी 2003 से लेकर अभी तक $2.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत का भी। और इंडिया ने देखो $700 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया था सूडान को। जानते हो ना, इतना लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब इंडिया से पैसा ले सकता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ के लोग आते हैं इंडिया में पढ़ते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी सब में। बात समझे ना, पीपल टू पीपल टाइज बहुत सुंदर है। हाँ, इस बार जब सिचुएशन बहुत ख़राब हुआ तो इंडिया ने ऑपरेशन करके अपने भारतीय को उठा लिया वहाँ से, जानते हो। बट देखो यही बात है कि यदि इस तरह का सूडान क्राइसिस में जाएगा तो हमारे इंडिया के लिए भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका ट्रेड में इम्पैक्ट पड़ेगा। मगर देखो ना, इंटरनेशनल एफर्ट जीरो दिखता है यहाँ पे ना, यूनाइटेड नेशन में कोई काम नहीं हो रहा है इसको बचाने के लिए। दैट्स इट, कंप्लीटेड।